अध्यक्ष महोदय, कमेंटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्छ महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। अध्यक्ष महोदय, मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है? कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो हमारे जैसे लोग जो गांव के हैं, गरीबों के हैं, बड़ी उम्मीद के साथ सोच रहे थे कि जब सुधार की बात होती है तो सुधार में ये भी बताया जाएगा जिस बीमारियों से सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित है बैंक के नियमों से, जैसे सिविल हो गया, बच्चों के लिए एजुकेशनल लोन हो गया, एग्रीकल्चरल लोन हो गया, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए हो गया, इन सब बारे में बातें होगी।
मैं ये नहीं कहने इंदिरा जी की तरह इंदिरा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं निकाल दिया जाएगा, लेकिन जरूर उम्मीद कर रहा था कि 2000 रुपये के नोट में जो चिप थे बता दिया जाएगा कि कहाँ गए और वो चिप 2000 रुपये के नोट क्यों गायब हो गए। मैं इलीगल थे इसलिए मैं ये भी उम्मीद कर रहा था कि अब तक बता दिया जाएगा बैंकिंग लॉ में अमेंड करके कि जो 15 लाख रुपए आ गए थे वो कब और कैसे बांटे जाएंगे। लेकिन फिर ख्याल आया कि हम किन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, इनके लिए 2 लाइनों के बाद बात करेंगे। इनसे ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ, इनसे ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग हैं, ये लोग अलग हैं। अगर इस दौर में इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। आदरणीय उपसभापति महोदय, हमारे मित्र डॉक्टर संबित पात्रा गोलगप्पे खाए, पेटीएम से पैसे पे कर दिए। 2%, 1-1.5% के हिसाब से कितना पैसा कहाँ चला गया। अगर वो पेटीएम कमीशन नहीं लेता तो मेरा पैसा सीधे गरीब को जाता, 10 रुपये का उसको 10 रुपये मिलते और बीच में दलालों को दे दिया गया। और पहली बार हुआ कि पेटीएम का प्रचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ये परंपरा भी पहली बार शुरू हुई। उपसभापति महोदय, पिछले 3 सालों में बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी लाते हैं लोग। मैंने एक पोस्ट कर दिया था, पिछले 3 सालों में उद्योगपतियों के 5,64,365 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिए गए। अलीगढ़ के हैं। अगर ये कहा जाएगा अलीगढ़ के हैं कि माफ कर दिए तो आप कहेंगे नहीं राइट ऑफ कर दिए। मैं आज आपसे अपने नेता के सामने मांग करता हूं कि देश के किसानों के ऊपर चाहे जितना भी कर्ज हो सबको राइट ऑफ करने की घोषणा कर दो, हम स्वागत करेंगे। ठीक बात। ये आपकी बुद्धि कहीं और नहीं आती है। आपने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमारे जैसे लोग तब सदन में नहीं थे, लेकिन टीवी पर सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता था जब कोई कहता था कि देश में रुपए के केवल कीमत ही नहीं गिरती है, देश का स्वाभिमान भी गिरता है। तो हमें लगा था कोई आएगा स्वाभिमान बढ़ाएगा। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि देश के स्वाभिमान को किस रसातल में आप भेज दिए और कहां तक गिराने का इरादा है। चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, डॉलर की कीमत के सामने रुपए की कीमत खत्म हो जाएगी और आप अपनी पीठ थपथपाएंगे। इस देश की वो बैंकिंग सिस्टम है जो गरीबों के घर से दिन भर की कमाई निकालता है। मैडम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विचार जरूर करिएगा कि अगर गरीब दिन भर सब्जी खरीदता है और रात को बैंक में डालता है, अगले दिन बैंक में डालता है, फिर निकालता है, तो अपने पैसे पर ट्रांजैक्शन फीस। पहली बार इस देश ने यह भी देखा कि गरीब जितनी बार बैंक में जाएगा, बैंक से पैसा लेकर आएगा, कुछ न कुछ आपको देगा। आप तो मंदिर के उस महंत की तरह हो गए कि जब जाएंगे कुछ देकर आएंगे। ये तो ठीक नहीं है। इस देश में मैं बड़ी लड़ाई लड़ा, सदन में नहीं था, एजुकेशनल लोन के लिए। आप जब नियम निकालते हैं छात्रों के एजुकेशनल लोन के लिए तो बड़ी अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। एक तो हमारा मामला पार्लियामेंट की कमेटी ने हल किया था। जब बच्चे जाते थे एजुकेशनल लोन के लिए तो 50% का मार्क्स या बैंकों से निरस्त दूरी का। बैंक एजुकेशनल लोन के लिए जहां लड़का पढ़कर साक्षर होगा, अब 9%, 10%, 12%, 14%, 4 लाख से ऊपर कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करते हैं। और कोई व्यापारी ले चला जाता है तो उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी है या नहीं है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड मार्जिन का बनाया है तो देश ने वो रिकॉर्ड भी देखा है कि सबसे ज्यादा पैसा देश का विदेशों में लेकर चले गए और वो भाई लोग नहीं आए।